दोस्तों बीपीएससी डबल एओ एंड हेड टीचर के लिए जो लोग भी अप्लाई किए हैं उनके लिए लेकर आए हैं बीपीएससी बूस्टर सीरीज 1। ठीक है, वैसे बहुत सारे बूस्टर सीरीज हमारे चैनलों पर कराए जा चुके हैं बीपीएससी 67 सीडीपीओ के लिए, लेकिन ये स्पेशल है बीपीएससी डबल एओ के लिए एंड हेड टीचर का भी एग्ज़ाम है। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखिए, समझिए और बहुत सा अच्छे इम्पोर्टेंट एमसीक्यू लिए गए हैं। समझ आ जाए, कुछ जानकारी मिल जाए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, आइए देखें, बहुत अच्छे सवाल हैं और समझने की कोशिश कीजिएगा। प्रश्न एग्ज़ाम में कोई नहीं लड़ता दोस्तों, आपको अपनी समझ के अनुसार आंसर देना होता है। ठीक है, तो आप समझिए और इस प्रश्न को एक देखते हुए चलिए। ठीक है ना, आइए देखें पहला सवाल। 15वें आर्थिक सर्वेक्षण, सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा 2020-21 का जो बिहार का सर्वेक्षण था वो 15वां नंबर का था। ठीक है, तो एक सवाल तो आपको यहीं से हो गया, अगर पूछ देगा तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है ना, के अनुसार स्थिर मूल पर बिहार का विकास दर कितना प्रतिशत है। स्थिर मूल पर और वर्तमान मूल पर दोनों ध्यान रखना पड़ेगा। और बीपीएससी 67 या डबल ऑडिटर का भी एग्ज़ाम दिए, सीडीपीओ का भी करेंट अफेयर जो है 1 से 2 साल पुराना है, पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना होगा 2020-21 का। ठीक है दोस्तों, अगर हमारी आवाज़ ख़राब लग रही हो तो आप आवाज़ नहीं सुनिए, लेकिन आप क्वेश्चन को देखिए और आंसर देखिए। ठीक है ना, इसके अनुसार जो है 15वें आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार स्थिर मूल्य पर बिहार का विकास दर 10.56% था। ठीक है, तो ये ध्यान जरूर रखिएगा और विस्तृत के लिए पूरा बताया गया है। ठीक है, और वर्तमान मूल्य पर कितना था इसको उसको भी नोट किया गया है बहुत अच्छी तरह से समझाने के लिए। ठीक है, 15.4% वर्तमान मूल्य पर अगर पूछे, ठीक है ना, तो इसको नोट कर लीजिएगा। उम्मीद है आपको समझ में आएगा और इससे आपकी तैयारी में 4 चांद लग जाएगा दोस्तों। ठीक है, हाल ही में केंद्र सरकार ने तेल कंपनियों में 49% से एफडीआई को परिवर्तित करके कितना प्रतिशत किया है। तो केंद्र सरकार ने तेल कंपनियों में 49% से एफडीआई को परिवर्तित करके 100% कर दिया है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। आंसर आपका डी है और पूरा आंसर भी लिखा गया है और पूरा डिटेल में भी लिखा गया है। ठीक है ना, तो आप इनको नोट जरूर कर लीजिएगा। चंद्रमा पर पलायन वेग का मान होता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल आ गया और इससे सवाल से आपको बहुत सारे सवाल सीखने को मिलेगा दोस्तों। ठीक है ना, तो आराम से देखिए और अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, उसी से पता चलता है कि आप कितने लोगों को अच्छा लगा। ठीक है ना, और उल्टे पुल्टे कमेंट मत किया कीजिए। ठीक है ना, चंद्रमा पर पलायन वेग का मान कितना होता है, 2.4 किलोमीटर। ठीक है, और चंद्रमा पर भार पृथ्वी की तुलना में कितना होता है, इस पर भी सवाल आप बहुत जगह देखे होंगे, तो उस पर भी है, पूरा डिटेल में यहाँ लिखा गया है। ठीक है, चंद्रमा पर पलायन का वेग मान लगभग 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, तथा धरती पर पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। चंद्रमा पर पलायन वेग से गैस के अणुओं का वेग ज़्यादा होने के कारण वे वहां से पलायन कर जाते हैं। इस कारण से भी चंद्रमा पर वायुमंडल संभव है। और चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार, बहुत बार सवाल पूछा जाता है, तो आप इस लाइन को ज़रूर याद रखिएगा कि चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर भार का 1/6 भाग होता है। इस लाइन को आप ध्यान रखिएगा तो आपसे सवाल जो है गलत नहीं होगा दोस्तों। ठीक है ना, और अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो निम्नलिखित में से क्या परिवर्तित होता है। सवाल को आराम से समझने की कोशिश किया कीजिए, क्या परिवर्तित होता है और क्या परिवर्तित नहीं होता है। अगर सवाल में रहे तो उस पर ज़रूर ध्यान दिया कीजिए कि सवाल में क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पूछा जा रहा है क्या परिवर्तित हो जाता है, तो आपका चाल, वेग, तरंग दैर्घ्य सही परिवर्तित हो जाता है, लेकिन परिवर्तित नहीं होता है तो आवृत्ति अस्थिर रहती है। ठीक है, अगर यहाँ पर नहीं लगा देता तो आपका आंसर आवृत्ति पे जाता, लेकिन यहाँ सवाल में है कि क्या परिवर्तित हो जाता है। सवाल को समझने की कोशिश किया कीजिए। ठीक है ना, इसी में आपका आंसर छिपा होता है। अगर नहीं रहे क्या परिवर्तित नहीं होता है या क्या चेंज नहीं होता है, क्या स्थिर रहता है, तो आवृत्ति स्थिर रहती है। और क्या परिवर्तित होता है, तो इसमें एक से ज़्यादा है, चाल, वेग, तरंग दैर्घ्य परिवर्तित होते हैं।
तो यहाँ पूरा डिटेल लिखा गया, इसीलिए आंसर इसका ई हुआ, जो कि बीपीएससी का खास ऑप्शन है और उसमें ही बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है ना। उसी कारण बहुत सारे कट ऑफ से भी दूर हो जाते हैं कभी कभी। तो आप समझने की कोशिश किया कीजिए कि आंसर में क्या, क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, उसके अनुसार आंसर दीजिए आराम से, ठीक है ना। जो लोग जल्दबाजी करते हैं एग्ज़ाम हॉल में, उनका जो है कट ऑफ से दूरी हो जाते हैं दोस्तों। खतरे का सिग्नल लाल रंग को बनाया जाता है, क्यों बनाया जाता है लाल रंग को? लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, यह अन्य रंगों की तुलना में दूर से दिखाई देता है, ये भी सही है। इसका तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक होता है, ये भी सही है, यानी कि एक से ज़्यादा सही है। तो आंसर आपका इसमें ई जाएगा, ठीक है। और बाकी आप डिटेल के लिए यहाँ से आप आराम से नोट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आइए देखिए अगला सवाल। विभिन्न दूरियों पर स्थित वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आँख के लेंस की फोकस दूरी निम्नलिखित में से किसके द्वारा परिवर्तित होती है? तो ये परिवर्तित होती है सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा, ठीक है। तो इसे भी ध्यान रखिएगा। और आइए देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल आ गया। विद्युत धारा को किससे मापा जाता है? बहुत बार आप सवाल देखे होंगे। इस सवाल को आप अगर पूछ दे कि विद्युत धारा की इकाई क्या है, तो आंसर दूसरा होगा, और किससे मापा जाता है तो आंसर दूसरा होगा, ठीक है। आप कितना सही करते हैं ज़रूर कमेंट कीजिएगा दोस्तों। तो विद्युत धारा किससे मापा जाता है? एमीटर से। और एसआई इकाई उसका कितना क्या होता है? एम्पियर। तो इन दो बातों को ध्यान रखना ही पड़ेगा। इसमें भी दो सवाल छिपे हुए हैं, ठीक है ना। बाकी आप यहाँ से डिटेल लिख सकते हैं, ठीक है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है और इसे एमीटर से मापा जाता है। अच्छी तरह लिखा गया है ताकि जो बच्चे नए हैं उनको भी समझ में आ जाए। और विद्युत धारा अदिश राशि भी है। और वोल्ट मीटर से क्या मापा जाता है? विभवांतर को मापा जाता है। तो ये भी सवाल बनता रहता है और आपको नोट करना ही चाहिए, ठीक है ना। तो नोट कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब अभी भी नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ठीक है। हाल ही में राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव का उद्घाटन किसने किया? राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव का उद्घाटन के वेंकैया नायडू ने किया था, ठीक है। और ये कहाँ पे हुआ था? दिल्ली हाट में वर्ष 2021 के महोत्सव का 1 से 15 फरवरी के बीच आयोजित किया गया था। तो इसे भी ध्यान रखिएगा कि कहाँ अगर पूछ दे तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, दिल्ली में हुआ था, ठीक है। और हाल ही में कौन सा शहर देश में ड्रिंक फ्रॉम टैप सुविधा प्रदान करने वाला पहला शहर बन गया? जो भी पहला कुछ होगा तो इम्पोर्टेंट हो ही जाएगा एग्ज़ाम के लिए, ठीक है ना। और कौन सा शहर है देश में जो ड्रिंक फ्रॉम टैप सुविधा प्रदान करने वाला पहला शहर बना? तो ये बना है पुरी, उड़ीसा में पुरी है, ठीक है। पुरी उड़ीसा का और भारत देश का पहला शहर है जहां सीधे टैप से पानी पिया जा सकता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, उसी का मतलब है आपको ड्रिंक फ्रॉम टैप, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा। 1 लाख से अधिक विद्यालयों में शुद्ध जल आपूर्ति करने वाला प्रथम राज्य कौन बना? इम्पोर्टेंट सवाल है। प्रथम राज्य कौन बना? इसमें बिहार पहले नंबर पर दे दिया है। बहुत बच्चे सोचेंगे बीपीएससी का एग्ज़ाम है तो बिहार पे ही टिक मार दो, ठीक है ना, तो उनका गलत हो जाएगा। तो इसमें आंसर है आपका उत्तर प्रदेश, ठीक है। 1 लाख से अधिक विद्यालयों में शुद्ध जल आपूर्ति करने वाला प्रथम राज्य बना है कौन? तो उत्तर प्रदेश। बाकी पूरा डिटेल आपको यहाँ पे लिखा गया है। बिहार ने भी 99% जो है स्कूलों में शुद्ध जल पहुँचाया है, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। और बाकी उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा 1 लाख से अधिक पूछ रहा है तो उत्तर प्रदेश ने, ठीक है। तो पूरी बातों को आप आराम से यहाँ से नोट कीजिएगा। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की ओर से, ठीक है, लागू किया गया था। रामप्पा मंदिर स्थित है, कहाँ स्थित है और ये क्यों खबरों में है? खबरों में है हो रहता है, वही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, उस पर सवाल बनता ही रहता है। रामप्पा मंदिर कहाँ है? तेलंगाना में, ठीक है। और क्यों ये पे सवाल बन गया? क्योंकि इसको यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल के तौर पर मान्यता दी है, ठीक है। तो इसलिए ये सवाल बन सकता है आगे एग्ज़ाम में भी, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तेलंगाना के वारंगल के पालमपेर में, ठीक है, स्थित रामप्पा मंदिर को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया, इसलिए ये इम्पोर्टेंट सवाल था। और अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने ब्रिस्बेन को किस वर्ष के लिए ओलंपिक की मेज़बानी के लिए चुना है? ब्रिस्बेन
ऑस्ट्रेलिया में किस वर्ष के लिए चुना है, तो ये 2032 के लिए, ठीक है। यहाँ पे बाकी डिटेल आपका पूरा लिखा गया है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया को मेजबानी 32 साल के बाद मिला है और 2032 में ही मिला है। उसको पहले 2000 में मिला था और 32 साल बाद 2032 में मिलेगा ओलंपिक की मेजबानी करने का। प्रत्येक वर्ष विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है, ये भी अच्छा सवाल है। और विश्व हेपेटाइटिस दिवस क्यों मनाया जाता है, इसको भी जानना जरूरी है। और ये मनाया जाता है 28 जुलाई को। 28 जुलाई को किनका जन्मदिन होता है, ठीक है। तो नोबेल पुरस्कार विजेता बरूच सैम्पुअल का जन्मदिन है, जिन्होंने हेपेटाइटिस वायरस की खोज की थी। तो यहाँ से भी 2-3 सवाल आपका बन गया। हेपेटाइटिस वायरस की खोज किसने की थी, ठीक है। और नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, उनका नाम भी ध्यान रखिएगा और डेट भी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो पूरी बातों को समझना पड़ेगा दोस्तों, लिखना पड़ेगा, नोट करना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो प्रैक्टिस कीजिए एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। चर्चिल गलवान वैली है, ये भी चर्चा में था, इसलिए इस पर भी सवाल बन सकता है। चर्चिल गलवान वैली कहाँ है, गोवा में है, लद्दाख में है, कश्मीर में है और हिमाचल में है। गलवान में सुने होंगे, भारत और चीन के सैनिकों के बीच में खूनी झड़प हुई थी, इसलिए ये इम्पोर्टेंट था और यहाँ से सभी सवाल बन सकता है एग्जामों में। तो ये कहाँ था, लद्दाख में है, ठीक है। तो इसे ध्यान रखिएगा, लद्दाख में है और इम्पोर्टेंट हो ही जाता है। हाल ही में भारत के किस पर्यावरणविद को एवं चिपको आंदोलन के नेता का निधन हो गया, यहाँ से भी बहुत अच्छे सवाल हिस्ट्री के लिए भी और करेंट अफेयर दोनों के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो आपको जानना जरूरी है चिपको आंदोलन, ये इस पर भी सवाल बहुत बार बना है हिस्ट्री में, ठीक है, और खासकर बीपीएससी में भी। इसमें निधन किनका हुआ, सुंदरलाल बहुगुणा का, यानी कि ए आंसर सही है। और बाकी डिटेल आपको कब पूरा डिटेल यहाँ से नोट कर लीजिएगा। चिपको आंदोलन की शुरुआत 1970 में भारत के प्रसिद्ध पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा, कामरेड गोविंद सिंह रावत, चंडी प्रसाद भट्ट तथा श्रीमती गौरा देवी के नेतृत्व में हुआ था। सवाल बहुत बार बना है और डेट आपको ध्यान रखना है, कब हुआ था, 1970 में, ठीक है ना। 21 मई 2021 को सुंदरलाल बहुगुणा का उत्तराखंड के ऋषिकेश में निधन हुआ। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाते हैं और सवाल भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो नाम जरूर ध्यान रखिएगा, किनका निधन हुआ, तो सुंदरलाल बहुगुणा का, ठीक है ना। और कहाँ निधन हुआ, तो ये भी सवाल बन सकता है। हाल ही में किसे फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल है। फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है नरेंद्र बत्रा को, ठीक है। तो इसे भी याद कीजिएगा, ए आंसर है। बाकी डिटेल आप यहाँ से आराम से ले सकते हैं। उनको कब तक के लिए रखा गया है, 2024 तक, ठीक है ना। तो अच्छा सवाल है। निम्न में से किसे केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सीबीआई का निदेशक नियुक्त किया गया है, अच्छा सवाल है ये भी। किनको नियुक्त किया गया है, सुबोध कुमार जायसवाल को, नाम जरूर नोट कीजिएगा। और किन्होंने किया है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है, न्यायमूर्ति सीवी रमन, और लोकसभा में सबसे बड़े दल कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी की अध्यक्षता वाली उच्चाधिकार प्राप्त समिति, ठीक है, इन लोगों ने किया है इनका चयन। तो इम्पोर्टेंट कितना हो जाता है आप समझ सकते हैं, ठीक है ना। किस समिति ने किया है, ये भी सवाल बन सकता है। तो समिति में कौन कौन शामिल होता है, प्रधानमंत्री शामिल होते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शामिल होते हैं और विपक्ष के सबसे बड़े दल के नेता यानी कांग्रेस के नेता जो हैं अधीर रंजन चौधरी की अध्यक्षता वाली हुई थी। तो इस सब सारी बातों को ध्यान रखने के लिए आप ज़रूर से ज़रूर नोट कर लें। फिर आप सब कहिएगा कि सर आपका क्वेश्चन तो लड़ता नहीं है एग्ज़ाम, ऐसे किसी का नहीं लड़ता। आपको समझ विकसित करनी होगी दोस्तों, इसमें से आपको चुनना होगा कि आप यहाँ से आंसर कैसे निकाल पाते हैं, ठीक है ना। तो समझिए और पूरी बातों को आराम से नोट कीजिए अगर नहीं जानते हैं तो। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा असत्य है, इसमें से भी आपको देखिए 4 सवाल यहाँ से बन गए। कोडियोग्राम दृश्य गति मापक हेतु, वोल्ट मीटर विभवांतर मापन हेतु, एमीटर विद्युत धारा मापने के लिए, ये मैंने ऊपर ही बताया था, लक्स मीटर प्रकाश तीव्रता मापने के लिए। इसमें चारों जो है सही दिया हुआ है, कोई भी असत्य नहीं है, सारे सत्य दिए हुए हैं। तो इसलिए सारे जो है ई आंसर हो जाएगा, क्योंकि बीपीएससी का खास आंसर है, ठीक है। तो ध्यान से इनको नोट कर लीजिएगा, बार बार आपको सवाल यहाँ से बनते रहता है, तो आपको इन चारों का ध्यान रखना ही पड़ेगा। किस तापमान पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का पाठ्यांक एक ही होता है, ये भी बहुत बार सवाल बनता है। और किस पे होता है, तो -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ठीक है।
तो इसे ज़रूर ध्यान रखेंगे। इनमें से कौन सी क्रिया रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? ये सारे भी कंफ्यूज करने वाले सवाल होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण कौन सा नहीं है इसमें और कौन सा है, तो इसका भी आंसर ई है, क्योंकि एक से ज़्यादा है, ठीक है ना। मोम का जलना और ऊर्ध्वपातन ये जो है भौतिक क्रिया है, और रासायनिक क्रिया कौन कौन सी होती है इस पे पूरा डिटेल यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। मोमबत्ती का जलना, खाना पकना, ईंधन का स्कंदन, दूध से दही बनना, लोहे में जंग लगना, ये सब रासायनिक प्रक्रिया है। और भौतिक प्रक्रिया के उदाहरण है मोम का गलना, ऊर्ध्वपातन, तो एक से ज़्यादा हो गया, ठीक है ना, 2 हो गए, तो आपका आंसर ई चला जाएगा, ठीक है। तो ई क्यों जाता है, ई पर विशेष ध्यान रखा कीजिए। तो ये थे आपके 20 सवाल। 20 सवाल में आप बहुत सवाल भी ऐड थे, ठीक है। आपको कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताया कीजिए दोस्तों, कैसा लगा कोई नहीं बताता और फालतू के सवाल पूछते रहते हैं, जो कि अच्छा नहीं लगता दोस्तों, ठीक है ना। तो अच्छा लगे नहीं लगे थोड़ा बताया कीजिए, इससे भी मेरा मोटिवेशन बढ़ता है, ठीक है। तो बताइए ज़रूर, कमेंट किया। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।